नमस्कार साथियों, मेरे पाठशाला परिवार पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का अपना जो सेशन है वो थर्ड ग्रेड में जो औपनिवेश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी या औपनिवेश काल या ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या कंडीशन थी, क्या स्थिति थी, उसके बारे में या उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज इस सेशन में अपन सोल्व करेंगे। जो थर्ड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है औपनिवेश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था। औपनिवेश काल के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था जो थर्ड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक का पार्ट है, एसएसटी सब्जेक्ट वालों के लिए। स्टार्ट करते हैं क्लास। आर्थिक संरचना में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कौन सा प्रमुख बदलाव आया? तो ब्रिटिश शासनकाल समय था जिसमें आर्थिक संरचना के अंतर्गत ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में कौन सा प्रमुख जो बदलाव आया था वो कौन सा आया था, क्या प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा था? तो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था समाप्त हुई थी, आधुनिक परिवहन और संचार प्रणाली विकसित हुई, निर्यातक देश बन गया था, औद्योगिक क्रांति भारत में शुरू हुई। जो सबसे मूलभूत परिवर्तन जो आया था वो हुआ था आधुनिक परिवहन और संचार प्रणाली जो है ना वो विकसित हुई थी औपनिवेश काल में। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान या ब्रिटिश शासनकाल की देन, सबसे बड़ी जो देन थी ना भारतीय अर्थव्यवस्था को, वो थी आधुनिक परिवहन और संचार प्रणाली जो है ना वो ब्रिटिश काल के दौरान ही विकसित हुई थी। बाकी सारे उद्योग धंधे जो है वो ठप्पी हुए थे, अपने या तो ना के बराबर हो गए थे या थे तो उनका भी प्रोडक्शन नहीं था, और प्रोडक्शन थोड़ा बहुत था तो वो भी सेल नहीं हो रहा था उनकी नीतियों के कारण। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश शासन के सकारात्मक प्रभावों में से एक क्या था? सकारात्मक या पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ा था भारतीय अर्थव्यवस्था पर? जो ब्रिटिश शासन काल था, औपनिवेश काल था, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पर कौन सा एक सकारात्मक या पॉजिटिव प्रभाव पड़ा था? भरपूर रोजगार नहीं थे, ग्रामीण समृद्धि नहीं थी, भारतीय उद्योगों का विकास नहीं हुआ था, रेलवे, डाक और संचार व्यवस्था का विकास किया था उन्होंने। यह सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। नेक्स्ट आपका है भारत में उद्योगों के पतन का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में उद्योगों के पतन का मूल कारण क्या था? क्या कारण था जिसके कारण भारतीय उद्योग जो है वो समाप्त हो गए थे या ना के बराबर हो गए थे? उसका मेन कारण क्या था कि ब्रिटेन से मशीन निर्मित वस्तुओं का आयात होने लगे, क्योंकि अपने यहाँ पे जो अधिकतर जो वस्तुएं बनती थी वो किससे बन रही थी? हाथ से बनाई जाती थी, लेकिन वहां से मशीनों से निर्मित वस्तुएं आयात होने के कारण भारतीय जो उद्योग है वो धीरे धीरे खत्म होने लग गए, क्योंकि मशीन से निर्मित वस्तुएं हाथ से निर्मित वस्तुओं से सस्ती पड़ती है, इसलिए भारतीय वस्तुएं जो है, भारतीय उद्योग जो है वो धीरे धीरे चौपट हो गए। नेक्स्ट आपका 1854 में कौन सी डाक व्यवस्था शुरू की गई थी? क्योंकि डाक व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही शुरू की गई थी, और 1854 में भारत में टिकट प्रणाली वाली डाक व्यवस्था जो है वो शुरू की गई थी। कौन सी की गई थी? टिकट प्रणाली वाली डाक सेवा शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब और कहां चली थी? यह सबसे बड़ा जो है वो इंग्लैंड ब्रिटिश शासनकाल के दौरान या ब्रिटिश शासनकाल की देन है कि भारत में रेलवे का संचालन शुरू हुआ था, और 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चली थी। कहां से? मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 के अंदर पहली ट्रेन चली थी। नेक्स्ट आपका, किसने भारत की आर्थिक स्थिति को ब्लीडिंग प्रोसेस का, मीन्स की जैसे घाव के अंदर रक्तस्राव नहीं होता, खून निकलता रहता, इस तरह की स्थिति या इस तरह की अर्थव्यवस्था का नाम भारतीय अर्थव्यवस्था को किसने दिया था? ब्लीडिंग प्रोसेसिंग का प्रोसेस का नाम किसने दिया था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कार्ल मार्क्स ने है वो इस तरह का दिया था कि धीरे धीरे यहाँ से पैसा निकलकर ब्रिटेन की ओर जा रहा है। अपने यहाँ से जो भी पैसा था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? ब्रिटेन को जा रहा था, ब्रिटेन में जा रहा था, क्योंकि यहाँ से अपने यहाँ से आयात ज्यादा कर रहे थे, अपने यहाँ पे निर्यात ना के बराबर थे। भारतीय उद्योग धंधे थे उनको खत्म कर दिया गया था, और वहां से मशीनी निर्मित उत्पाद मंगा के यहाँ पे बेचे जा रहे थे, तो जिसके कारण अपना पैसा जो है वो धीरे धीरे जिस तरह से घाव से खून निकलता उस तरह से पैसा निकल के ब्रिटिश को या ब्रिटेन को जा रहा था। ड्रेनेज ऑफ वेल्थ सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, जो धन का निकास सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो धन का निकास वाला दादा भाई नौरोजी ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थायी बंदोबस्त के बारे में कौन सा जो है वो सही कथन है? स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1822 में होल्ट मैकेंजी द्वारा की गई थी। इस व्यवस्था के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे किसानों से राजस्व वसूल करती थी। इसकी शुरुआत बंगाल और बिहार से की गई थी। स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व से संबंधित है, सही है। इसकी शुरुआत 1793 के आसपास हुई थी।
इस व्यवस्था के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे नहीं लेती है और इसकी शुरुआत बंगाल और बिहार से की गई थी। तो ए और डी जो आपका है वो ऑप्शन सही है। कौन सा? स्थायी बंदोबस्त से संबंधित। नेक्स्ट आपका है 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश पूंजी का सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ था? जो ब्रिटिश पूंजी थी उसका सबसे ज्यादा निवेश जो भारत में हुआ था 19वीं शताब्दी में, वो कब, कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश हुआ था? 19वीं सदी में जो सबसे ज्यादा निवेश हुआ था वो हुआ था सार्वजनिक ऋण में, लोन डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ था, कि वहां से पैसा मंगवा के और यहाँ पे लोन दिखाकर उसी पैसे को वापस घुमाकर वो लोग इंटरेस्ट के साथ में वापस लेके जा रहे थे। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल्स इन इंडिया है, वो पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी दादाभाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? दादाभाई नौरोजी के द्वारा। शब्द इंपीरियल रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। इंपीरियल रेफरेंस शब्द है वो किसके संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, किसके संदर्भ में उसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपके जो है वो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, क्योंकि वहां से जो आयात आ रहे थे उसमें विशेष रियायतें दी गई थी और अपने यहाँ से जो निर्यात किया जाता था अदर कंट्रीज को तो किया ही नहीं जाता था, ब्रिटिश कंट्रीज को किया जाता था, ब्रिटिश को, तो उसमें भी वो बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते ताकि निर्यात ना हो सके, बल्कि वहां से सामान आए यहाँ से बाहर ना जाए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? क्योंकि उद्योगों का सही ढंग से विकास नहीं हुआ था। उसके पीछे मूल कारण क्या था कि किस कारण से ब्रिटिश काल के दौरान भारत में उद्योगों का विकास नहीं हुआ? भारत में उद्योगों का विकास नहीं होने का मूल कारण यह था कि अपने पास में जो भारी उद्योग थे, बड़े उद्योग थे, उनका अभाव था, जिसकी वजह से पूंजी और छोटे उद्योगों का मटेरियल कंजप्शन के लिए आपके पास में आधार नहीं था, जिसके कारण आपके छोटे उद्योग धंधे जो है विकसित नहीं हो पाए। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किस कारण से लागू किया गया, उसका लागू करने का कारण क्या था या मूल उद्देश्य उसका क्या था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का एक अधिकार दिया गया था, जिसको बोला गया था परमानेंट सेटलमेंट, कि जमींदार जो है वो अपनी स्वेच्छा से जो जमीन है वो उसको वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया था। दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? अफवाह मीन्स की अफवाह जिस तरह से अपने बहता हुआ एक रास्ता होता है उसको बोलते हैं अफवाह, रास्ता या क्षेत्र एक तरह से। तो अफवाह सिद्धांत जो दादाभाई नौरोजी ने दिया था वो किस सेंटेंस से आपको सही समझ में आता है? भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन का निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। मीन्स की भारतीय उत्पाद और भारतीय पैसा जो है वो कहाँ अफवाह हो रहा था, कहाँ बह के जा रहा था? ब्रिटेन को बह के जा रहा था। यहाँ से सारा का सारा निर्यात कर दिया जाता था, बदले में वहां से आपको कुछ पैसा नहीं मिल रहा था तो भी भारत सरकार ने या भारतीय लोगों के पास में वो नहीं पहुंच रहा था। वो पैसा भी किसके पास में आ रहा था? ब्रिटिश सरकार के पास में आ रहा था, जो अपने यहाँ पे ब्रिटिश शासन कर रहे थे। तो भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था, कोई बेनिफिट अपने यहाँ को नहीं था। कौन सा बागान उद्योग विदेशी पूंजी से आरंभ किया गया था? कौन सा जो बागवानी उद्योग जो है वो विदेशी पूंजी से स्थापित किया गया था, फॉरेन कैपिटल से? तो उसमें चाय, कॉफी और नील तीनों उद्योग जो है वो विदेशी निवेश से या फॉरेन निवेश से इन्वेस्टमेंट है उससे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस मद के द्वारा धन की निकासी भारत से हुई थी? कौन सा तरीका था जिसकी वजह से अपने यहाँ से पैसा ब्रिटेन को गया था? किस तरीके से या कौन से मार्ग से जो पैसा है वो अपने यहाँ से निकलकर ब्रिटेन गया था? उसमें ऋण तथा सूद मीन्स की लोन और ब्याज, घरेलू व्यय के नाम पे, सेना पर व्यय किया उन्होंने उसके नाम पे, इन तीनों नाम से पैसा जो है अपने यहाँ से निकलकर कहाँ गया था? ब्रिटेन को गया था। ब्रिटिश शासन को पैसा गया था कि यहाँ पे अपने लोगों को लोन देकर उन्हीं से वो ब्याज भी वसूला लोन के साथ साथ में। इसके अलावा वहां पे रहने के लिए जो ब्रिटिश जो शासन था उसके खर्चों के तौर पे भी वसूल किया गया और
यहाँ जो ब्रिटिश सेना थी उसके सेना के खर्च के नाम पे भी यहाँ से पैसा वसूला गया और सारा का सारा पैसा वो कहां पे गया, ब्रिटेन में गया था। नेक्स्ट आपका सूती कपड़ा तैयार करने का सबसे पहला आधुनिक कारखाना किसने स्थापित किया था? जो सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना जो स्थापित किया गया था वो 1854 में, कब किया गया था? 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था। कहां पे? मुंबई में, और कवासी डावर के द्वारा स्थापित किया गया था, जो भारत का सबसे पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग था, जो उपनिवेश काल या ब्रिटिश शासन काल के दौरान स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आपका है किस साहित्यकार ने धन की निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया था? किसने उल्लेख किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने धन के निकास का सिद्धांत है उसका उल्लेख किया था साहित्यकार के तौर पे। 1850 में भारत में बड़े पैमाने पर उद्योगों के उदय की पूर्व संध्या पर पश्चिमी तट कपास और अफीम में से दो प्रमुख निर्यात योग्य वस्तुओं के व्यापार में निम्नलिखित में से सबसे प्रमुख समुदाय कौन सा था? निर्यात करने वालों में सबसे मेन समुदाय या प्रमुख समुदाय कौन सा था जिसने ये दो वस्तुओं का निर्यात करते हैं? वो थे पारसी। कौन थे? पारसी थे। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में उपनिवेशित भारत में कपास उद्योगों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किससे संबंधित है? कपास उद्योग से संबंधित है, जिसकी सबसे ज्यादा दुर्गति उपनिवेश काल में हुई थी, क्योंकि उससे पहले भारत में कपास उद्योग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। बिल्कुल सही है। भारतीय कपड़ों के लिए ब्रिटिश बाजार उपलब्ध नहीं था। कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन हो गया था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे टैरिफ वगैरह लगा दी गई, जिसके कारण भारतीय कपड़ा है वो इंग्लैंड में निर्यात नहीं कर सकते। बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ, क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया था। ये भी सही है। तो जो मूलभूत परिवर्तन हुए थे वो ए और बी, डी, ये भी सही है आपका। निर्यात करना कठिन, ए, सी और डी, निर्यात करना कठिन हो गया था और भारतीय कपड़ों के लिए ब्रिटिश बाजार नाक के बराबर उपलब्ध था। तो बी आपका ऑप्शन गलत है। और लगातार कठिन हो गया था क्योंकि वहां पे क्या है कि उन्होंने बहुत तरह के ट्रैफिक जो है, आयात शुल्क है वो लगा दिए थे, जिसके कारण से भारतीय निर्यात है वो ना के बराबर हो गया था। नेक्स्ट आपका औपनिवेशिक भारत में श्रमिक आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही संयोजन का चयन कीजिए। प्रारंभिक श्रमिक आंदोलन मुख्य रूप से आर्थिक मांगों जैसे उच्च वेतन, बेहतर काम करने की परिस्थितियों पर केंद्रित थे और शुरू में उपनिवेशवाद विरोधी राजनीति में शामिल नहीं हुए थे। ये बिल्कुल सही है। 19वीं शताब्दी के अंत में बॉम्बे और कलकत्ता जैसे औद्योगिक शहरों के विकास ने एक अधिक संगठित मजदूर वर्ग को जन्म दिया, जिसने औपनिवेशिक नीतियों को चुनौती देने के लिए ट्रेड यूनियन बनाना शुरू किया। ये भी सही है आपका स्टेटमेंट। ब्रिटिश औद्योगिक नीतियों ने भारत में ट्रेड यूनियन के गठन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया, क्योंकि उनका मानना था कि इससे बड़े पैमाने पर विद्रोह रोका जा सकता है। ये गलत है। खासकर 1920 और 1930 के दशक में दमन का सामना करने के बावजूद श्रमिक आंदोलन धीरे धीरे व्यापक राष्ट्रवादी संघर्ष से जुड़े। ये भी सही आपका। तो 1, 2 और 3 आपका जो है वो सही स्टेटमेंट है। 1, 2 और 4 1, 2 और 4 सही है। 3 आपका ऑप्शन गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा ऑप्शन आपका सही है कि प्रारंभिक श्रमिक आंदोलन मुख्य रूप से आर्थिक मांगों और वेतन से रिलेटेड और बेहतर काम की परिस्थितियों के लिए बॉम्बे और कोलकाता जैसे औद्योगिक शहरों के विकास में अधिक संगठित मजदूर वर्ग को जन्म दिया, क्योंकि वहां पे मजदूर वर्ग ज्यादा था। और इसके अलावा 1920 और 30 के दशक में उनकी ब्रिटिश की दमनकारी नीतियों के बावजूद भी वो धीरे धीरे जो है वो श्रमिक आंदोलन जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुए और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े भी हुए। निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, जहां से ब्रिटिश शासन की शुरुआत मानी जाती है? पहला कारखाना जो ब्रिटिश ने स्थापित किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे यहाँ पे आए थे, जिन्होंने पहला कारखाना जो है वो कहां पे स्थापित किया था? तो पहला कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी में सूरत में स्थापित किया। कहां पे स्थापित किया था? सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया था। बिजनेस करने के लिए आए थे, अपने उद्योग धंधे जमाने के लिए आए थे और धीरे धीरे करके यहीं पे जम गए और अपने लोगों की सिद्धांत है कि आपस में लड़ा के जो चाहो वो करवा सकते हो। तो वो ही फायदा उठाकर इन लोगों ने शासन किया था। औपनिवेशिक भारत में विज्ञान के संवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? किससे संबंधित? विज्ञान के संवर्धन से, विज्ञान के प्रमोशन से संबंधित, विज्ञान की प्रगति से संबंधित। 19वीं सदी में भारतीय विज्ञान शिक्षा यूरोपीय केंद्रित
केंद्राभिसारी व प्रभुत्ववादी थी, बिल्कुल सही है। नंदलाल सरकार के लिए राजनीतिक राष्ट्रवाद का विज्ञान और उसकी मार्गदर्शक प्रवृत्ति के बिना कोई अर्थ नहीं था, बिल्कुल सही है। राज्य की संलग्नता ने औपनिवेशिक विज्ञान को जन हितैषी और भारतीय हितों को बढ़ावा देने वाला बनाया, ये तो हो ही नहीं सकता था। औपनिवेशिक विज्ञान उपनिवेशवाद के ताने बाने के साथ जटिल रूप से बुना गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा हो गया आपका ए, बी और डी, ए, बी और डी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किस भारतीय तट के माध्यम से मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों के माध्यम से खाड़ी और लाल सागर बंदरगाहों के लिए एक जीवंत समुद्री व्यापार संचालित किया जाता था? कौन सा ऐसा समुद्री मार्ग था या कौन सा ऐसा बंदरगाह था जहां से समुद्री जो है व्यापार किया जाता था, और सबसे ज्यादा समुद्री व्यापार उसी बंदरगाह के थ्रू है, जहां पे सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कहां पे स्थापित किया था? सूरत में सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था, और गुजरात तट पर सूरत के पास में जो बंदरगाह बना गया है, वहां से सबसे ज्यादा जो है वो व्यापार जो है वो उपनिवेश काल में हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का चरित्र क्या था? किस तरह की थी भारतीय अर्थव्यवस्था? ब्रिटिश शासन काल या उपनिवेश काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था है वो किस तरह की अर्थव्यवस्था थी? अर्ध सामंती थी, विघटित थी, बिखरी हुई थी, औपनिवेशिक थी, मीन्स की ब्रिटिश शासन काल के अंडर में कार्य कर रही थी। नेक्स्ट आपका ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सूती वस्त्र और जूट उद्योग कहां केंद्रित थे? जो जूट उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग वो सबसे ज्यादा ब्रिटिश शासन काल के दौरान कहां पे विकसित हुए थे या कहां पे सबसे ज्यादा पनपे थे? तो सूती वस्त्र सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में और जूट उद्योग जो है वो सबसे ज्यादा बंगाल में थे। कहां पे? महाराष्ट्र और बंगाल में। सूती वस्त्र महाराष्ट्र में, मुंबई में सबसे ज्यादा उस समय वो स्थापित की गई थी सूती वस्त्र मिले, और जूट का जो विकास है वो सबसे ज्यादा आपके बंगाल में हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के विदेशी व्यापार में कई विशेषताएं थी सिवाय इसके। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन कौन सी जो भारतीय विदेशी व्यापार की विशेषताएं थी, और इनमें से एक ऐसी है जो भारतीय विदेशी व्यापार की विशेषता नहीं है। भेदभावपूर्ण शुल्क नीति बिल्कुल विदेशी नीति का पार्ट थी। भारत के निर्यात और आयात पर ब्रिटिश एकाधिकार था, बिल्कुल सही था। भारत से विश्व के बाकी हिस्सों तक मुक्त व्यापार नहीं था, क्योंकि बाकी हिस्सों से कहीं से व्यापार था ही नहीं, केवल ब्रिटिश के साथ में ही व्यापार था भारत का, उसमें बाकी किसी भी देश के साथ में व्यापार था ही नहीं, और था भी तो वो ब्रिटिश के नियमों के अधीन था कि ब्रिटिश शासनकाल के द्वारा जो बनाए गए नियम थे उन्हीं के अनुसार आप व्यापार कर सकते हो, और जो था वो भी ना के बराबर था। बड़ा निर्यात अधिशेष था, बिल्कुल सही है, क्योंकि निर्यात अधिशेष था लेकिन यहाँ से निर्यात हो नहीं रहा था। तो जो सिवाय इसके में है वो भारतीय विश्व के बाकी हिस्सों तक मुक्त व्यापार है, वो आपका इसका विदेशी व्यापार की विशेषताओं में शामिल नहीं है। औपनिवेश काल के दौरान व्यवसायिक संरचना के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाई थी। व्यवसायिक संरचना जो है ना वो कौन सी थी औपनिवेश काल के दौरान? कौन सा व्यवसाय सबसे ज्यादा था? तो उसमें केवल कृषि या कृषि से संबंधित व्यवसाय थे, बाकी का तो विकास होने ही नहीं दिया था। किससे संबंधित है? कृषि और कृषि से संबंधित व्यवसाय ही संचालित हुए थे। ब्रिटिश शासन के तहत कृषि के व्यवसायीकरण के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन किससे किस फसलों की ओर स्थानांतरित हो गया था? तो ब्रिटिश शासन के काल के दौरान जो व्यवसायीकरण एग्रीकल्चर सेक्टर का हुआ था, जो आपके कृषि क्षेत्र का जो व्यवसायीकरण हुआ था, उसमें आपके क्या था कि पहले जो खाने पीने की वस्तु उत्पादित करते थे ना, उसकी जगह वो व्यापारिक वस्तुओं का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। क्या किया था? खाद्य पदार्थों से व्यापारिक वस्तुओं की ओर उनका झुकाव हो गया था। खाद्य से नकदी की ओर परिवर्तित हो गई, खाद्य उत्पादन से नकदी फसलों की ओर स्थानांतरित हो गया था। किसकी ओर? खाद्य फसलों से व्यापारिक या नकदी फसलों की ओर स्थानांतरित हो गई थी कृषि। निम्नलिखित में से किस तरीके से ब्रिटिश राज ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक प्रभाव किया? जो सबसे ज्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो इन्होंने प्रभाव डाला है वो किस क्षेत्र पर डाला है, कौन सा डाला है? अगर अंग्रेजों ने भारत को कपड़े के निर्यातकों से कपास का निर्यातक बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हुई। बिल्कुल सही प्रभाव पड़ा था सबसे ज्यादा, क्योंकि पहले अपने यहाँ से हाथ से बने हुए कपड़े का पूरी दुनिया में निर्यात होता था, लेकिन ब्रिटिश शासन के बाद में धीरे धीरे खत्म होते होते भारतीय उद्योग जो कपड़ा उद्योग था वो बिल्कुल समाप्त हो गया था, और केवल रॉ मटेरियल के निर्यात एक्सपोर्ट तक ही सीमित हो गया था। पहले जहां फिनिश गुड्स आप पर निर्यात करते थे, बना बनाया कपड़ा निर्यात करते थे, वहां पे क्या करने लगे कि सीधा कपास रॉ मटेरियल अपन बेचने लगे, और जिसके कारण क्या है कि जहां पे वो कपड़ा मिले स्थापित थी, उनकी वजह से वो बेरोजगार हो गए लोग जो वहां पे काम करते थे। और सबसे बड़ा जो भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा था
वो यही पड़ा था। अंग्रेजों द्वारा रेलवे का विकास किया गया, लेकिन उससे रोजगार से कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। अंग्रेजों ने अपनी अर्थव्यवस्था को भारतीय सिपाहियों के साथ जोड़ा और विदेशों से युद्ध लड़े, यह भी कोई ज्यादा विशेष नहीं था। अर्थव्यवस्था को तो भारतीयों के सिपाहियों के साथ जोड़ा ही नहीं उन्होंने, विदेशी युद्धों में जरूर भेजा था। अंग्रेजों ने ग्रामीण किसानों और भूमिहीन मजदूरों को करों में छूट दी, ये भी नहीं किया था इन्होंने, किया कुछ नहीं था, शोषण किया था, सबसे ज्यादा शोषण हुआ था उस काल में। मुगल काल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था वो विकसित हुई थी, डूबी नहीं थी, लेकिन औपनिवेश काल या ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था, यह खत्म ही हो गई थी अर्थव्यवस्था। भारत की स्वतंत्रता से पहले कृषि क्षेत्र में ठहराव का मुख्य कारण क्या था? जो एक तरह स्तर हो गई थी, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं था, ना आगे बढ़ रही थी और ना कोई उसमें परिवर्तन आ रहा था कि कुछ नए क्षेत्र में उस कृषि को स्थानांतरित कर सके, वो भी नहीं हुआ था। एक तरह से स्तर हो गई थी कि यही काम करना है, और उसका मेन कारण था वो था भूमि बंदोबस्त प्रणाली की वजह से। किसकी वजह से? भूमि बंदोबस्त प्रणाली की वजह से जो भारतीय कृषि है या एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसमें एक तरह से ठहराव आ गया था, स्तरीकरण हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ब्रिटिश औपनिवेशिक काल शासन के कारण भारत कच्चे माल का शुद्ध आयातक बन गया था। कच्चा माल तो भारत के पास में खूब था, कच्चे माल की कमी नहीं थी, यहाँ कमी थी तो उद्योग धंधे समाप्त होने के कारण निर्मित माल की कमी थी, कच्चे माल की कमी नहीं थी। अंग्रेजों द्वारा किए गए बुनियादी ढांचे के विकास के पीछे असली मकसद भारत की जनता की सेवा करना, ये कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उनका मकसद था भारत की जनता को जितना चूस सकते हो उतना चूस लो। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत ने भारी निर्यात अधिशेष अर्जित किया, बिल्कुल किया, क्योंकि निर्यात यहाँ से करने ही नहीं दिया, अपनी वस्तुएं यहीं सड़ सड़ के खराब हो गई, उन्होंने आयात करना ही स्टार्ट रखा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प उद्योग ने विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त की, जो ख्याति थी वो भी खत्म कर दी, क्योंकि अपने यहाँ से जो हस्तशिल्प या जो हैंडीक्राफ्ट निर्मित वस्तुएं थी उनका एक तरह से ना के बराबर निर्यात कर दिया, तो लोगों ने फिर जब निर्यात बिकना ही बंद हो गई तो बनाना ही बंद कर दिया, तो इस तरह से हस्तशिल्प उद्योग था वो पूरी तरह से चौपट हो चुका था। तो ब्रिटिश शासनकाल में जो कथन जो सही है वो है, शासनकाल के दौरान भारत में भारी निर्यात अधिशेष अर्जित किया था, निर्यात अधिशेष था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय उद्यमियों के प्रभुत्व वाले सूती वस्त्र मिले मुख्य रूप से कहां स्थित थी? जो 19वीं शताब्दी के समय में भारतीय उद्यमियों जो या भारतीय जो उद्योगपति थे उनके द्वारा स्थापित सूती वस्त्र मिलें सबसे ज्यादा कहां पे थी? सबसे ज्यादा सूती वस्त्र मिलें थी वो महाराष्ट्र में थी। कहां पे थी? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र मिलें स्थापित की गई थी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता पूर्व व्यवसायिक संरचना के आलोक में गलत कथन की पहचान कीजिए। किससे संबंधित? व्यवसायिक संरचना से संबंधित है, उसमें गलत कथन कौन सा है? कार्यबल में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी, बिल्कुल सही है। उद्योग और सेवा क्षेत्र कृषि क्षेत्र की तुलना में अधिक तेजी से काम करते थे, गलत है। व्यवसायिक संरचना में कार्यबल का असंतुलित वितरण था, बिल्कुल है। कार्यबल में असमान वितरण के कारण असंतुलित विकास हुआ, यह भी सही है। तो गलत कौन सा है? औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ ही नहीं, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का तो विकास ही नहीं हुआ। कृषि क्षेत्र जो अपना पुराने स्तर पे चल रहा था उसी स्टेज पे चल रहा था, उसमें भी कोई आमूल परिवर्तन या चेंज नहीं आया था। नेक्स्ट आपका, औपनिवेश काल के दौरान भारत की जनसांख्यिकी स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? किससे संबंधित? जनसांख्यिकी स्थिति से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन कौन सा है? शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थी, बिल्कुल सही है। 1921 के बाद भारतीय जनसंख्या संक्रमण के दूसरे चरण में प्रवेश कर गए, बिल्कुल सही है। जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक थी, नहीं थी। महिला साक्षरता दर 7% थी, सही है। जीवन प्रत्याशा मीन्स कि जीने की अधिकतम उम्र जो है वो कितनी थी? वो कम थी, ज्यादा नहीं थी। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि उन्होंने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में ब्रिटिश शासन के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है? उसे पहचानिए। जो ब्रिटिश शासन का प्रतिकूल या नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा था भारतीय अर्थव्यवस्था पर? भारत में संचार नेटवर्क की स्थापना की गई, ये आपका पॉजिटिव इंपैक्ट था। भारत के विदेशी व्यापार की संरचना में परिवर्तन हुआ, ये नेगेटिव इंपैक्ट था। भारत में आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत हुई, ये पॉजिटिव इंपैक्ट था। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई, ये भी पॉजिटिव इंपैक्ट था। तो नेगेटिव इंपैक्ट कौन सा था? कि भारत के विदेशी व्यापार की संरचना में परिवर्तन। विदेशी व्यापार ही नहीं होने दिया संरचना, तो बाद की बात है।
जो फॉरेन ट्रेड था उसी को एक तरह से खत्म कर दिया, क्योंकि फॉरेन ट्रेड था वो ब्रिटेन अपने वहीं से इंग्लैंड से ही सामान मंगवाता था ब्रिटिश शासनकाल में और अपने यहीं पे बेचते थे, बाहर कहीं किसी के साथ में विदेशी व्यापार नहीं था। तो विदेशी व्यापार की संरचना का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। नेक्स्ट आपका है, ब्रिटेन ने भारत के निर्यात और आयात पर एकाधिकार नियंत्रण बनाए रखा, जबकि शेष कुछ अन्य देशों जैसे को इसकी अनुमति दी गई थी। कुछ देश ऐसे थे जो ब्रिटिश शासनकाल के अंदर में थे, लेकिन उन लोगों को विदेशी जो आपके व्यापार है उसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। भारत में पूर्ण रूप से विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगा रखा था, केवल ब्रिटिश शासनकाल जो बोलता था उसी के अनुसार विदेशी व्यापार होता था। लेकिन कुछ ऐसे देश थे जो इसके ब्रिटिश शासन के अंडर में थे, लेकिन उनको विदेशी व्यापार में छूट दी गई थी। तो वो चीन, सिलोन, श्रीलंका और ईरान तीनों देशों को विदेशी व्यापार में छूट दी गई थी, बट भारत को यह विदेशी व्यापार में छूट नहीं दी गई थी। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व प्रणाली मुनरो सिस्टम के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी जो थी ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत जो मुनरो सिस्टम के नाम से भी भू राजस्व प्रणाली थी, मुनरो सिस्टम के नाम से भी जानी जाती थी। इसके अंतर्गत होता क्या था कि ब्रिटिश शासक जो है वो सीधा कर राजस्व किसान से करते थे। भू राजस्व जो वसूल करते थे वो सीधा किसान से, ब्रिटिश शासक है वही सीधा राजस्व वसूल करते थे, उसमें कोई बिचौलिया नहीं था, कोई तीसरी लेयर नहीं थी, सीधा कनेक्शन था, जिसको रैयतवाड़ी भी कहते थे। क्या कहते थे? रैयतवाड़ी है वो भी कहते थे, या मुनरो सिस्टम भी कहते थे, जिसमें सीधा जो है किसान था उसी से भू राजस्व वसूली ब्रिटिश प्रशासन जो था वो करता था। औपनिवेशिक शासक के दौरान भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के आंकलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय है उसके संबंध में उपनिवेश काल या ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो था उससे संबंधित कौन सा कथन आपका सही है? तो औपनिवेशिक सरकार ने भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने का कभी कोई ईमानदार प्रयास किया ही नहीं। उन्होंने कभी कोशिश नहीं, उनको तो मतलब ही नहीं था राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से। उनका तो जो उद्देश्य था वो था कि जितना निचोड़ सको, जितना चूस सको उतना चूस के निकल लो, और जब तक है तब तक चूसते रहे, और जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद में लड़ाइयां लड़ी रहती तो उसके आधार पर आजादी निकले कि भाई अब हम छोड़ के जा रहे हैं आपके हवाले वतन साथी। तो उनका उद्देश्य ही नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी भी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने का प्रयास ही नहीं किया। नेक्स्ट आपका है, भारतीय वस्त्र उद्योग भेदभावपूर्ण व्यापारिक प्रथाओं के अधीन था। निम्नलिखित में से किस नीति ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय वस्त्र उद्योग को नुकसान पहुंचाया? कौन सी नीति थी जिसकी वजह से भारतीय वस्त्र उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था? आयात और निर्यात पर समान शुल्क गलत, भारत के भीतर मुक्त व्यापार गलत, निर्यात सब्सिडी गलत, भारतीय निर्यातों पर ब्रिटेन को भारी शुल्क लगा। भारतीय निर्यात थे उनके ऊपर ब्रिटेन ने भारी शुल्क लगा रखे थे, जिसकी वजह से निर्यात ना के बराबर होता था, और उसी के कारण धीरे धीरे जो भारतीय वस्त्र उद्योग है वो समाप्त हो गया था। तो थैंक यू। यह था आपका उपनिवेश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से थी। भारत के सभी उद्योग धंधे थे वो चौपट हो गए थे, और धीरे धीरे जो इंग्लैंड से निर्मित वस्तुएं, जो मशीन निर्मित वस्तुएं थे उनका वर्चस्व बढ़ता गया, क्योंकि अपने यहाँ पे मशीन निर्मित उद्योग नहीं होकर हथकरघा उद्योग ज्यादा थे, हाथ से बनाने वाले उद्योग ज्यादा थे, जिसके कारण उनकी कॉस्टिंग ज्यादा आने के कारण धीरे धीरे उन वस्तुओं की मांग कम होती गई और उद्योग धंधे भी धीरे धीरे समाप्त हो गए। इस तरह से एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो उपनिवेश काल या ब्रिटिश शासन काल के दौरान पूर्णतया समाप्त सी हो गई थी। थैंक यू।